आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब चौधरी जुल्फ़िकार अली, जो असम्बली हल्का बुद्दल के उम्मीदवार भी हैं और इस वक्त गहमा गहमी जो है वो इलेक्शन में चल रही है। और कल की बात करेंगे और इससे कबल भी जो प्रोग्राम हुए हैं उनके मुतल्लिक भी जो है वो जानेंगे कि लोगों का रवैया और रुझान जो है वो क्या है। सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं इससे कबल आपकी आमद जो है वो असम्बली हल्का बुद्दल में, और कल भी जो है वो काफ़ी तादाद में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमने यहाँ कैंपेन शुरू की है एक मैसिव रिस्पांस जो है वो आवाम की तरफ से आ रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और अपना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को इंडोर्स कर रहे हैं। जो मैंने इस इलाका की डेवलपमेंट की, जो इस इलाका की खिदमत की और जो इस इलाका के लोगों की एक एलिजेंस मेरे ख़ानदान के साथ रही है, उसको लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। रात देर भी मैं देख रहा था कि इतनी रात लोग अपने ना हमारी तरफ से किसी को ट्रांसपोर्ट था ना कुछ था, लोग अपनी तरफ से पैदल चल के, गांव से चल के, बारिशों में, इतने मुश्किल हालात में, अंधेरे में रात को हमारे साथ, जब हमारे पास वक्त की बहुत कंस्ट्रेंट थी, तो हर वक्त लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अपना जो एक कॉन्फिडेंस है, अपना जो एक इजहार मोहब्बत है वो इजहार कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हालिया दिनों में ब्लॉक सदर के साथ साथ बाकी लोग जो है वो ज्वाइन हुए हैं। क्या मज़ीद भी इस तरह के झटके नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुद्दल असम्बली हल्का में लग सकते हैं? देखिए, ये तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर था कि वो किसको मैंडेट देते हैं और किसको नहीं देते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड कैडर था, जिस कैडर ने पिछले 22 साल तक, लास्ट टाइम मेरे फादर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए 1996 में चुन के आए थे और 1996 के ऑनवर्ड जितने भी इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लड़े, वो अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू विन। बट उनका जो एक कैडर था, वो कैडर इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट देयर एफर्ट्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी मुश्किलात थी, वो एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने एनसी को बड़े मजबूती से एनसी का झंडा उठाए रखा। उन्होंने पहले इलेक्शन में 11,000 वोट मिले एनसी को, दूसरे इलेक्शन में 19,000 वोट मिले और तीसरे इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में एनसी को तकरीबन 20,000 के करीब वोट मिले। तो एक बहुत डेडिकेटेड कैडर है और जिस कैडर के एक कमिटमेंट यहाँ के जो मकामी लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उनके साथ था। तो बदकिस्मती से एक ऐसे आदमी को जो एक डिसग्रंटल्ड है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसे आदमी को मैंडेट दे के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मुझे लगता है कि ब्लंडर किया है। वो ब्लंडर तो हमारे मफाद में है, मैं कहूँगा एज ए पॉलिटिशियन, वो ब्लंडर उन्होंने हमारे मफाद में किया है, लेकिन अपने कैडर को नाराज़ किया है, अपने उस कैडर को दुखी किया है और अब उनका ज़मीर नहीं मानता है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बैठे रहें और ऐसे आदमी को सपोर्ट करें जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, जिसके कोई विनिंग प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं कहीं किसी को भी, जिसका जीतने के कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के साथ उन लोगों का ज़मीर नहीं मिलता। फिर दूसरे 4 साल तक जो लोग आज एनसी का कैंडिडेट है, वो 4 साल तक बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी बन के यहाँ पे काम करता रहा है और उस प्रॉक्सी की वजह से उन्होंने बहुत सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पुराना कैडर था उसको बहुत सप्रेस किया। यहाँ पे उनके इश्यूज़ जो थे, उनके इश्यूज़ को दबाया, उनके इश्यूज़ को रिड्रेस नहीं होने दिया, उनको फेक केसेस में इन्वॉल्व किया गया, उनको तरह तरह की अजियतें दी गई, उनके डिसऑनर किया गया। तो लगता है मुझे, जो लोग मेरे साथ आए हैं या जो लोग आने वाले हैं, मुझे लगता है ये उनके इनर कॉन्शियस अंदर जो उनका ज़मीर है, वो ज़मीर उनको ये इजाज़त नहीं देता कि हम उस आदमी के साथ चल पाएँ जिस आदमी ने उनको पिछले 4 साल तक बहुत सताया हो, उनको नरेगा की पेमेंट तक जो एक अधिकार है, नरेगा की पेमेंट नहीं करने दी और एक ब्लॉक डेवलपमेंट के कमिश्नर वो ऑफिसर जो होता है, उसके ऑफिस पे कब्ज़ा करके किसी
एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप पे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। मुझे लगता है कि वो जो कैडर है, लीडर का मुझे नहीं पता लीडर की क्या अप्रोच है, वो क्या करना जा रहे हैं, वो रहेंगे चलेंगे या नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके जो कैडर है, मैं उनके कैडर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और मुझे लगता है कि वो उस रेजेंटमेंट में निकले हैं वहाँ से। सर, कल मुज़फ़्फ़र इकबाल खान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस हुआ है, और इस अलायंस में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो देवेंद्र सिंह राणा जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए नगरोटा में जो है वो अलायंस हुआ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदरूनी तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। इसको आप किससे देखें? देखिए, मैं एक बेसिक बुनियाद पूछना चाहूँगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, वो अलायंस किस बुनियाद पे हुआ है, मुझे इस बारे में समझ नहीं आती। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रेस्टोरेशन ऑफ 370 कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 35A के रेस्टोरेशन की बात करती है, वो जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी की बात करती है। तो वहीं कांग्रेस के एजेंडा में 370 का रेस्टोरेशन नहीं है, 35A का रेस्टोरेशन नहीं है, तो फिर बात किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आज अवाम के तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। अगर अवाम के तशख़्ख़ुस को बहाल करने की बात है तो फिर एनसी का और कांग्रेस का ये हिपोक्रेसी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का कोई अलायंस जो है वो किसी आइडियोलॉजिकली बेस्ड नहीं लगता। दूसरा रहा तल्लक मुज़फ़्फ़र साहब का, तो मुज़फ़्फ़र साहब का आपको पता है कि वो एक जज थे, उन्होंने अपने सर्विस को छोड़ा, उनसे नौकरी छड़वाई गई, बहुत यंग है, उनको अभी हाई कोर्ट जज बनना था, लेकिन ऐसे आदमी को आपने नौकरी छड़वाते हैं और नौकरी छड़वा के आप उनको 5-6 साल तक इस चीज़ के लिए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करके रखते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, और ओवरनाइट आप उनको मैंडेट नहीं देते। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियाँ जो है वो हमारे एडवांटेज में जा रही है, उससे हमें बेनिफिट होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक्सर ऐसे ही फैसले रहे हैं जिनकी बुनियाद पर उनको शिकस्त मिलती रही है। आने वाले वक्त में जहां अलायंस तो हुआ है, क्या माना जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद भी कर सकती है? डेफिनेटली आप देख लीजिएगा कि पहले तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। आज जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, या जिस तरीके से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ने जो एक अलायंस किया है, और जो उनका डे टू डे बेसिस पे स्टैंड चेंज होता है। पहले उमर साहब ने कहा कि मैं ऐसी लंगड़ी असेंबली का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूँगा जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे, मैं अपना चपरासी लगवाने के लिए मैं मरकज़ के पास कहाँ जाऊँगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मुझे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहा हम जब तक 370 रिस्टोर नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो फिर चलते चलते उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर हारे इलेक्शन, फिर आज उन्होंने दूसरा इलेक्शन में खुद भी कूद पड़े हैं। मैं देख रहा था कि लिस्ट में टॉप पे उन्हीं का नाम था कि वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली NC will be number 2 political will be in the assembly, and they will be with BJP. They will form government। अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है तो मुझे लगता है कि अगर BJP ने एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा BJP को समर्थन करने के लिए। आपके असेंबली हल्का में जो सियासी हरीफ हैं उनकी जानिब से कहीं ना कहीं आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कहा जाता है कि आपने कोई मेजर डेवलपमेंट जो है वो इलाके में नहीं की है, इसको कैसे देखिए? मैं आपको कहूँगा कि वापसी पे हम इस वक्त इस इलाके से जा रहे हैं, वापसी पे आप इस इलाके की डेवलपमेंट को शूट कीजिए। आप मेरा से चलिए तो आपको मेडिकल कॉलेज नज़र आएगा, आपको हर गांव में सड़क नज़र आएगी। आप रात को ट्रैवल कीजिए तो आपको पहाड़ की चोटी पे आपको बिजली का बल्ब दिखाई देगा। रात को आप शूटिंग कीजिए, आपको रात को दिखाई देगा कि पहाड़ की चोटी तक बिजली का बल्ब है। हर गांव में रोड कनेक्टिविटी है।
हर गांव में तकरीबन हाई स्कूल है और डिग्री कॉलेज है। इको टूरिज़म पार्क बनाया हमने। खवास जाने के लिए रास्ता नहीं होता था, 77 करोड़ रुपए से सड़क बनाई। 80 करोड़ रुपए की हमने आनस इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था, जिस आनस इरिगेशन के प्रोजेक्ट से बन के आगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनना था इस इलाके में, जो इस इलाके में बिजली जनरेट करता और साथ में एम्प्लॉयमेंट देता। तो पिछले 6 साल से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। तो डेवलपमेंट जब हम हुकूमत में थे, हम जिस तरफ मूव करते थे, हमें डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखाई देती थी। आज भी आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहीं दिखेंगे, चाहे आप इंडोर स्टेडियम को ले लो या और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको दिखेंगे। बाकी बेसिक नीड्स जो हैं तकरीबन हुई हैं हर जगह, लेकिन अभी भी लोगों के मसाइल हैं। मसाइल को हल करने में वक्त लगता है, ओवरनाइट सारे मसले ख़त्म नहीं होते। इलाके में लोगों की डेवलपमेंट या लोगों में जो अच्छी चीज़ें जो है वो लाने के लिए तालीम का जो है वो बहुत होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके इलाका में एक डिग्री कॉलेज जो है वो शायद आपकी गवर्नमेंट में जो है मंजूर हुआ था, ताहम उसका अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है वो नहीं बना है। क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो उसको तरजीहत पर रखा जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने 2018 में कोटरंका के लिए डिग्री कॉलेज सेंक्शन करवाया था और उसके लिए 10 करोड़ रुपये वहाँ बिल्डिंग की तामीर के लिए भी सेंक्शन करवाए थे। अनफॉर्चुनेटली 2018 में असेंबली टूट गई और उसके बाद यहाँ पंचायती निज़ाम कायम हो गया, जिनके पास तमाम तर अख्तियारात थे। उनके पास तमाम महकमा उनके अंडर थे, उनके पास डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर थे और उनकी बहुत बड़ी सुनवाई थी। वो कहते हैं हम तो बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक लैंड आइडेंटिफाई नहीं करवा पाए इस डिग्री कॉलेज कोटरंका के लिए, और जिसकी वजह से अभी तक डिग्री कॉलेज कोटरंका में सिर्फ आर्ट स्ट्रीम पढ़ाई जाती है, जबकि साइंस स्ट्रीम जो है, साइंस स्ट्रीम अभी वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये एक गैप रहा है, इस गैप में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में काफ़ी नाकाम रहे। आखिरी सवाल लूँगा, आप जिस जमात में हैं वो मरकज़ में भी जो है वो इक़्तिदार में है, तो आपके असम्बली हल्का में बहुत सारे लोग नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार भी हैं, रोज़गार के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। मेन इनिशिएटिव जो है वो नौजवानों के लिए जो है वो आप असम्बली हल्के में जब जीत के आते हैं तो क्या इनिशिएटिव जो है वो उनके लिए लेने रहेंगे? देखिए, मेरा एक बेसिक जो मैंने बात की हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से, तो मेरा यही एक कहना था कि सरकारी मुलाजमतें तो मिल नहीं सकती, ना सबको मिल पाएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धोखा और झूठ होगा कि हम कहें कि हर नौजवान को आप सरकारी नौकरी दे पाएंगे। आज यहाँ पे पीएचडी करके, मास्टर्स करके, बैचलर्स करके, प्रोफेशनल डिग्रियाँ करके लोग दर दर का घूमते हैं। हमारे लोगों के इतने इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तक पहुँचाते हैं और हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद वो दर दर घूम रहे, और वो कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है। तो मेरा यही एक कहना है हमेशा के लिए कि हमारा यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है वो है प्राइवेट सेक्टर और टूरिज़म पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए। आप देखेंगे, आप यूरोप में चले जाएं तो आपको वहाँ सरकारी नौकरियाँ मांगने वाला कोई नहीं मिलेगा। लोगों को वहाँ पे इतना टूरिज़म है कि दुनिया से जाता है। मुझे दुनिया देखने का अक्सर मौका मिला, तो मुझे ऐसा खूबसूरत इलाका शायद यूरोप में भी बहुत कम देखने को मिला है। तो वहाँ के टूरिज़म को एक्सप्लोर किया गया, वहाँ के टूरिज़म को एक्सप्लॉइट किया गया, उसको बेचा गया और दुनिया भर से लोग वहाँ जाके पैसे खरीदते हैं और लोगों की इकनॉमिक जो कंडीशन है वो बेहतर होती है। और जब इकनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। हमारा एक मानना है कि हमारा नौजवान एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं होना चाहिए, वो नौकरी मांगने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात पैदा होने चाहिए कि वो
एम्प्लॉयमेंट गिवर हो, वो एम्प्लॉयर बने ना कि एम्प्लॉई बने। तो हमारा यहाँ अगर इसको हमारे टूरिज़्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए तो वो एक बेरोज़गारी को ख़त्म करने की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरा, हमारा यहाँ राजौरी पुंछ को रेल कनेक्टिविटी नहीं है। रेल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होना जो है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री इसलिए डेवलप नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है और ना यहाँ पे कोई बड़ी मार्केट है। 1947 से पहले ये एक लैंड लॉक एरिया नहीं था, इसके बॉर्डर खुले थे। ये पाकिस्तान के साथ, मीरपुर के साथ, लाहौर के साथ, सियालकोट के साथ या दूसरे इलाकों के साथ लोगों का यहाँ से आना जाना, तजारत, ये मिड पॉइंट था। लेकिन जब से ये खूनी लकीर खींची गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो हमारे लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो एक रास्ता बंद हुआ। दूसरा, कोई 65-70 साल के बाद एक मुगल रोड बनी जो कश्मीर वादी के साथ कनेक्ट करती है, और कश्मीर वादी के साथ कनेक्ट करने वाली मुगल शाहरा जो है वो भी एक फेयर वेदर रोड कनेक्टिविटी है। वो भी कोई ऐसी रोड कनेक्टिविटी नहीं है जो रोड कनेक्टिविटी आपको पूरा साल मिल सके। तो ये लैंड लॉक होने की वजह से ना यहाँ मार्केट है, ना यहाँ रॉ मटेरियल है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ स्पेशल इंसेंटिव देके, स्पेशल पैकेज देके, जैसे आप किसी इलाके की इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आप उस इलाके में ये स्पेशल इंसेंटिव देते हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा, मैंने होम मिनिस्टर साहब से भी यही गुजारिश की कि इलेक्शन के बाद आप हमारे इलाके को देखिए, हमारे इलाके की खूबसूरती को देखिए, हमारे इलाके की खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की डेवलपमेंट को उसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज मिले। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस इलाके की बहबूदी के लिए कुछ मेजर बूस्टिंग स्टेप लिए जाएँ। हमने जो ये निर्णय लिया बीजेपी के साथ जाने का, ये बहुत कठिन फैसला था, और इस कठिन फैसले का मकसद जो था वो यही था कि हम मरकज़ के साथ जुड़ें और हमें दिल्ली जाने के लिए कश्मीर का रास्ता अडॉप्ट ना करना पड़े। यहाँ रेल कनेक्टिविटी मिले, यहाँ रोड एयर कनेक्टिविटी मिले, यहाँ बेटर रोड नेटवर्किंग मिले, यहाँ एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, ताकि तीनों कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी भी किसी इलाके की अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्रेस करती है। तो यही स्टेप्स रहेंगे हमारे, और हम विद फुल फोर्स, अगर हमारी यहाँ पे डबल इंजन सरकार बनती है तो हम दिल्ली के साथ मिल के यहाँ पे जम्मू कश्मीर को और पर्टिकुलरली सब रीजन को, जो हमारा ये सब रीजन है राजौरी पुंछ का, सब रीजन जो हमारा राजौरी पुंछ का है, इस सब रीजन को हम डेवलप करें। तो यही हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। एक और सवाल लूँगा लास्ट में सर, आप जुल्फ़कार चौधरी बड़े फैसले लेने में जो है वो इससे पहले भी माने जाते थे, जैसे कि यहाँ पे जीएमसी का भी जो है वो आपने जिक्र किया, और मेजर प्रोजेक्ट जो आपने गुजर हॉस्टल व दीगर जो है वो फैसले लिए। क्या जो मुगल शाहरा है उस पर टनल और रेल का प्रोजेक्ट, इसमें आपका अहम रोल रहेगा? देखिए, जब मैं टूरिज़्म पोटेंशियल की बात करता हूँ तो टूरिज़्म पोटेंशियल के लिए हमारे पास बहुत खूबसूरत इलाके हैं। मैंने आपको पहले जिक्र किया कि हमारा जो इलाका है ये स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया जैसा इलाका है, स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले का नहीं, मेरा कहने का मैं कह रहा हूँ उन इलाकों को कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम अब पीर पंजाल के ऊपर चले जाएंगे तो आपको 7 लेक्स मिलेंगी, और अगर हम बुद्धर से शुपैया सड़क बनाते हैं तो बुद्धर शुपैया सड़क बनने से हमारा पूरा एरिया जो है, 7 लेक्स एरिया जो है, और पीर पंजाल का पूरा रेंज जो है वो कवर हो जाएगा। और एक अदर देन मुगल रोड एक और कनेक्टिविटी हमारी वादी कश्मीर के साथ हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इलाज के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए अभी हमें जम्मू और श्रीनगर पर निर्भर करना पड़ेगा आने वाले 20 साल के लिए। तो टनल की बात रही तो मैंने कहा कि हमारी जो एक ही रोड बनी है कश्मीर वादी के साथ,
वो है हमारा मुगल रोड, जो फेयर वेदर रोड है, जो साल में 8 महीने बंद रहता है, 4 महीने चलता है। तो वो हमारे जो देश के जो सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम इस रोड पे काम जल्द, इस टनल पे का डीपीआर बन रहा है, जैसा डीपीआर बन के आएगा तो इस टनल को हम प्रायोरिटी पे टेकअप करेंगे। चलिए शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब थे, जिनके साथ तफसीली बातचीत हुई है। अपने असम्बली हल्का के लिए भी उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नौजवानों के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए भी जो है वो बड़े इनिशिएटिव जो है वो आने वाले वक्त में लिए जाएंगे। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।